चलो ये देखो जरा सब लोग, लास्ट क्लास क्या हुआ था हमारा, हम इनबिल्ट मॉड्यूल देख रहे थे, ठीक है। सुनो, मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूं, .env, क्या नाम है लाइब्रेरी का, .en। एक मिनट, आप ही लोगों का है ना ये, तो अगर करवा दी थी तो एरर क्यों दे रहा है ये। ओ हाँ सॉरी, मैंने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डिलीट मार रखा है। क्यों? क्योंकि कल आप लोगों को शेयर करना था ना, तो मैंने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डिलीट मार दिया। हो गया, लो ये आप एक को यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब आएगा, लिख रखा है तो .env वगैरह अच्छे से कॉन्फ़िगर किया है, सबसे ऊपर होनी चाहिए ये लाइन, याद रखना, ये जो कॉन्फ़िगर वाली लाइन है सबसे ऊपर होनी चाहिए। मेरे को दिखाओ, लैपटॉप दिखाओ, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ट्रू से लेना देना नहीं है। आपने देखो डबल कोट लगा रखा है, सिंगल कोट बैकटिक होता है भाई, ये बैकटिक है, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो बैकटिक से। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का वो है, रूल है। चलो अब ये देखो रितु, लास्ट टाइम हमने ओएस मॉड्यूल देखा था, ठीक है। अब आते हैं अगले मॉड्यूल पे, ये है यूआरएल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए राउटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट राउट बना रहा हूँ।
सारे मॉड्यूल हमने कर दिए। हाँ फाइल सिस्टम बचा है, फाइल सिस्टम को अलग से करेंगे। चलो फाइल सिस्टम एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो राउट का काम खत्म हो गया, अब आओ जरा इन पे। चल तो रहा ही है। लर्निंग यूआरएल मॉड्यूल। अब आ जाओ जरा यूआरएल मॉड्यूल की तरफ। सुनो, ये पूरी हमारी यूआरएल है, ठीक है। जब भी हमें यूआरएल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उसके लिए यूआरएल मॉड्यूल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पुराना हो चुका है, ये क्या हो चुका है, पुराना। अब नया क्या आया है, न्यू यूआरएल, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इसके टास्क हैं, जरा देखो क्या क्या है। ये सैंपल यूआरएल है हमारी, रिक्वायर किया है यूआरएल मॉड्यूल, फिर यूआरएल डॉट पार्स सैंपल यूआरएल। ये जो सैंपल यूआरएल दी गई है इसका फॉर्मेट सही है या नहीं है उसको पार्स करेगा। अगर फॉर्मेट गलत है तो एरर दे देगा, ठीक है। तो उसको पार्स करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग से यूआरएल ऑब्जेक्ट में। तो यूआरएल ऑब्जेक्ट हमें ये देगा और उसको हमने प्रिंट करा है लेगेसी पास्ट यूआरएल। तो जरा देखो इसने जो ऑब्जेक्ट दिया इसमें की एंड वैल्यू पेयर के अंदर क्या क्या डेटा पड़ा है। सबसे पहले प्रोटोकॉल, फिर होस्ट, फिर उसके बाद पोर्ट, फिर उसके बाद पाथ, फिर क्वेरी पैरामीटर्स जिसे आप लोग सर्च पैरामीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो है सेक्शन आते हैं, ठीक है। इतना बड़ा, ठीक है। सो अगली चीज यूआरएल डॉट रिजॉल्व, ये पाथ नेम आगे कुछ भी हो इसको हटा करके नया पाथ डाल दिया हमने। तो जरा देखो इधर कहीं लिखा होगा, ये रहा, देख रहा है, ठीक। तो यूआरएल डॉट रिजॉल्व पाथ को अपडेट करता है, ठीक है। अगली चीज वो जो हमने ऊपर देखा ये है पुराना तरीका, वो क्या है, पुराना तरीका। अब ये है न्यू वे, न्यू यूआरएल के थ्रू, ठीक है। यूआरएल का ऑब्जेक्ट बना के जिसके अंदर क्या पास किया हमने, सैंपल यूआरएल, ठीक है। पार्स यूआरएल मिल गई, पार्स यूआरएल को प्रिंट किया। तो जरा देखो इसके अंदर क्या क्या है पार्स यूआरएल के अंदर, ये नया वाला है, HREF पूरी लिंक, ठीक है। ओरिजिन ये पूरा आपका होस्ट और पोर्ट प्रोटोकॉल, ये तीनों। प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTPS, ठीक है। फिर यूजर नेम कुछ नहीं है, पासवर्ड कुछ नहीं है। होस्ट ये है, होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट और होस्ट नेम में क्या डिफरेंस है, हाँ उसमें पोर्ट भी है, होस्ट में पोर्ट भी है और यहाँ पे होस्ट का नाम है। नीचे पोर्ट, पाथ नेम, सर्च पैरामीटर, क्वेश्चन मार्क के बाद देखो आगे नेम इक्वल टू जॉन डो एंड एज इक्वल टू 25। फिर अगला
यूआरएल सर्च पैरम्स, देखो नाम जॉन डो, एज 25, हैशटैग सेक्शन 2, हैश रिप्रेजेंट करता है सेम पेज को, और सेक्शन 2 कोई आईडी वगैरह होगी। मैंने आप लोगों को सेम पेज पे लिंक करना बता रखा है, बताया कि नहीं HTML में? हाँ ठीक है, HTML का है ये, सेम पेज में आपको नेविगेट करना है तो उसमें काम आता है, ठीक है। अगला, वही जो ऑब्जेक्ट था उसी ऑब्जेक्ट में से सारी की एक एक करके निकाल रहे हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज क्या आती है, मैनिपुलेटिंग सर्च पैरामीटर्स, ठीक है। जो सर्च पैरामीटर थे उसको मैनिपुलेट करना। बाय डिफॉल्ट जो सर्च पैरामीटर था वो सिर्फ इतना था, जिसमें क्या क्या था, नाम और एज, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने लाइन नंबर 52 में जरा देखो क्या काम किया। हाँ, एक नया उसमें क्या ऐड कर दिया, सर्च पैरामीटर, क्या ऐड किया, स्टेटस एक्टिव। तो देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, और देखो बिल्कुल सही जगह किया है, बीच में, ये नहीं कि बाद में लगाया है, कहाँ लगाया है, बीच में, हैश से पहले, हैश से पहले, ठीक है। तो ये इस लाइब्रेरी की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। पार्स url.searchparameters.append, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत काम आ जाता है जब भी आप URL पे काम करते हो, वरना इतना ज़्यादा काम आता नहीं है इसका, ठीक है। सर आई हैव, ओके, देखता हूँ। एक्चुअली ना 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसकी वजह से अभी कुछ रिप्लाई वगैरह दिया नहीं है मैंने बच्चों को। सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं। रवीना 7 दिन के बाद रिकॉर्डिंग डाउनलोड, मतलब वो हट जाती हैं, तो हट जाती हैं, दैट मीन्स कि वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मेरे पास होता नहीं है, वो व्हाट्सएप से ही डिलीट हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली मैं अभी दूसरे लैपटॉप में हूँ, जिसकी वजह से आपकी अभी किस्मत अच्छी है कि मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं मार रखी, किस्मत अच्छी है आप लोगों की। लेकिन अभी देखो मेरी मेमोरी भर रही है, मैं आज या कल में इसे डिलीट मारने की सोच रहा था, ठीक है। तो आज या कल में पूरा खत्म कर दूंगा मैं इसे पूरा। तो आपको चाहिए 24 नंबर, 24 नंबर मतलब 24 नंबर मतलब आपको क्या फैब की चाहिए, वो फैब की चाहिए रिकॉर्डिंग। ट्वेंटी 4th नंबर की वीडियो चाहिए या फिर क्या चाहिए वो बताओ, या टोटल 24 वीडियो चाहिए आपको, 24 नंबर वीडियो। अब नंबर कौन काउंट करता है यार, एक बार उसमें वो बताना क्या लिखा है, कोड क्या लिखा है वीडियो पे, 24-2 लिखा है ग्रुप में या क्या लिखा है। अब कौन नंबरिंग से मिलता भाई, चलो मेरे को जो है प्रॉपर बता देना किस डेट की वीडियो चाहिए, ठीक है।
मैं आज फाइनलाइज करके दे दूंगा, और मैं जल्दी ही उसे डिलीट मारने वाला हूँ, तो थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। सो ये देखो सब लोग, हमने पैरामीटर ऐड कर दिया था। नेक्स्ट, पार्स्ड यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग, नाम से पता चल रहा है पार्स्ड यूआरएल एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड कॉल किया, टू स्ट्रिंग, ठीक है। फिर अगला, पार्स्ड यूआरएल डॉट सर्च पैरामीटर्स डॉट गेट नेम, तो इसका मतलब सर्च पैरामीटर में से किसकी वैल्यू गेट की जा रही है, नेम की। तो नेम क्या था इस सर्च पैरामीटर में, हाँ जी, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होते हैं सर्च पैरामीटर, जरा ध्यान से देखो। मान लो मैं जा रहा हूँ google.com पे, आ गया google.com पे, यहां पे सर्च कर रहा हूं अपना नाम, ऊपर यूआरएल में देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क क्यू मतलब क्वेरी इक्वल टू अमन तिवारी 8861 एंड न्यू विंडो इक्वल टू 1 का मतलब ट्रू, कि जो भी ये टेक्स्ट ओपन करना है कहाँ करना है, न्यू विंडो में करना है, ठीक है। और ऐसे ही कर करके आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी गूगल ने डाल रखी है जो हमें पता भी नहीं है क्या है ये, ठीक है। जो गूगल है ना वो क्या करता है, इसको इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। जो डेटा है इनक्रिप्ट करके यूआरएल में डाल दिया, किसी यूजर को पता नहीं चल पा रहा क्या है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। सर्चिंग सॉर्टिंग में ज़्यादातर लोग सर्च पैरामीटर का ही यूज करते हैं, ठीक है। कि अगर सॉर्टिंग है तो ऑर्डर इक्वल टू ASC DESC ऐसे यूआरएल में डेटा डाल देते हैं, फिर कुछ किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ये डेटा निकाल सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है बस ये, वरना ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। फिर अगला, सर्च पैरामीटर्स में से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट, फिर उसको दिखाया है। अभी देखो इसमें एज कितनी थी, कहाँ गया 25, यहाँ देखो क्या एज दिख रही है, नहीं। फिर अगला, फॉर्मेटेड यूआरएल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट कर रखा है एक अच्छे फॉर्मेट में, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ एक बार यूआरएल का है, जो स्पेस है, स्पेस किससे इनकोडेड होता है, %20 से। किससे इनकोडेड होता है, क्या, नहीं सब अलग अलग, स्पेस होता है %20 से, ठीक है। और जब उसको अच्छे से फॉर्मेट कर दोगे तो प्लस आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये यूआरएल मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूआरएल। अगली बारी किसकी आती है, प्रोसेस, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस चलता है, हर एक प्रोसेस की एक आईडी होती है, हर एक प्रोसेस की क्या होती है, आईडी होती है। फिर
उस प्रोसेस का टाइटल, वर्जन, आप लोग करो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। प्रोसेस, कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं मेरे सिस्टम पे। मैंने जावास्क्रिप्ट में भी समझा रखा है कि प्रोसेस और प्रोग्राम में और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, बता रखा है सबको, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है वो अभी नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन GTA 6 डाउनलोड किया 150 GB का, तो अभी चल थोड़ी ना रहे, वो तो हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो जब उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल पे आप डबल क्लिक करोगे EXE फाइल पे, तब वो प्रोसेस बनेगा। और प्रोसेस जो चलता है उसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए होते हैं जरा देखो। ठीक है, जरा देखो प्रोसेस की क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक मिनट बस, जब तक इसे देखो। हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी पहली बात तो QR पे जो है 2000 से ज़्यादा पेमेंट होती नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट में भेज दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ, IMPS कर दे रहा हूँ, उसको बता दियो। हेलो, ठीक है, ओके। मेन बात ये है ना, UPI जो है ना, मैं थोड़ा सा कम प्रीफर करता हूँ ऐसी पेमेंट्स के लिए जो कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होती है। ऊपर से दूसरे अकाउंट से करना था। चलो, सो ये देखो, तो कोई भी प्रोसेस जो होता है उसकी एक आईडी होती है, ठीक है। उसका नाम होता है, उसका CPU, मतलब कितनी जो है आपकी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जो है प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद मेमोरी मतलब रैम, डिस्क मतलब रीड राइट स्पीड क्या है जो आपकी हार्ड डिस्क में अभी यूज़ कर रहा है। फिर नेटवर्क मतलब इंटरनेट, GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जो ग्राफिक्स वगैरह के काम होते हैं वो ज़्यादातर इससे करते हैं, 3D वगैरह ये सारे। फिर बैटरी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोसेस को चाहिए होती है। जैसे कि मेरा कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12%। कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, 16 GB में से 10 GB यूटिलाइज हो रही है। बताओ, 10 GB जबकि कुछ काम नहीं कर रहा, तब यह हाल है, ठीक है। अभी तो हैवी सॉफ्टवेयर तो ओपन ही नहीं किए मैंने। यही चीज़ है, इंटरनेट, डिस्क, GPU, 3D कॉपी करते समय, वीडियो प्रोसेसिंग करते समय तो GPU चलता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है डेडिकेटेड GPU आते हैं,
RTX 3050, 4050, 4060, 5050, ठीक है, एनवीडिया के। तो वो मेनली जो है ग्राफिक्स वगैरह के लिए ज़्यादातर रखे जाते हैं और गेमिंग वगैरह के लिए। चलो, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिनमें से देखो Node.js का भी एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, ये रे प्रोसेस। चलो अगली चीज, प्रोसेस की आईडी, टाइटल, वर्जन, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उसका आर्किटेक्चर क्या है, कितना टाइम हो गया उस प्रोसेस को अप हुए, ठीक है। फिर हाई रेजोल्यूशन टाइम, ठीक है, कि प्रोसेस को अप होने में कितना समय लगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट कितने दिए गए, ठीक है, ये सब आपके ज़्यादा काम के नहीं है। प्रोसेस के अंदर जो सबसे काम का है वो सिर्फ ये है, process.env.port। क्या ये चीज हमने अपने उसमें नहीं लगा रखी, इंडेक्स में, ठीक है। और प्रोसेस इनबिल्ट होता है, इसको इंपोर्ट तक करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है सब में, ठीक है। सो ये चीज, फिर मेमोरी कितनी यूज कर रहा है वो प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया इवेंट हैंडलिंग, क्या लगाइए, इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। हमने बोला प्रोसेस डॉट ऑन एग्जिट, जैसे ही कोई प्रोसेस को बंद करेगा तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और एग्जिट का एक कोड होता है, 1 का मतलब होता है अनसक्सेसफुली एग्जिट हुआ है, ठीक है, और 0 का मतलब सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जो भी कोड हुआ सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल वो आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट होता है तो हमें उस कोड से पता चल जाता है कि क्या वो सही से बंद हुआ है या नहीं। फिर अगला, अगर बाई चांस किसी एक्सेप्शन की वजह से, किसी एरर की वजह से बंद हुआ है वो प्रोसेस, तो ये वाला चीज चल जाएगा, ठीक है। किसी दिक्कत की वजह से अगर बंद हुआ तो, और प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 का मतलब अनसक्सेसफुली, ठीक है। तो कोई दिक्कत आई तो ये एरर प्रिंट करके उसको बंद कर देगा प्रोसेस। साइन इंट, SIG इंट, इसका मतलब ये है जब भी आप लोग कंट्रोल C करते हो, कंट्रोल C प्रोसेस को बंद करने के लिए टर्मिनल में जो भी चल रहा है, तो तब उसका मतलब होता है कि आपने अपनी मर्जी से उसे बंद किया, ठीक है। तो ये देखो प्रोसेस डॉट एग्जिट 0, अब यहाँ पे क्या काम करवा रहा हूँ मैं, सेट टाइम आउट के अंदर प्रोसेस को एग्जिट करा दे रहा हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली 5 सेकंड के बाद खत्म, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। ये हो सकता है कई बार आपको काम आ जाए, वरना वेब एप्लीकेशन में जल्दी काम नहीं आता, ठीक है। बट हो सकता है किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू में या कहीं पर भी तो बता देना, ठीक है। तो बस गो थ्रू करके रखो इन सब मॉड्यूल्स को। ये पूरा प्रोजेक्ट भेज रखा है, कल ही भेज दिया था, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट, बस राउटर में चेंज किया है, वो तो हाँ इंस्टॉल आपको करना ही पड़ेगा, हाँ। चलो, तो हमने कौन कौन से मॉड्यूल देखे अभी तक। सबसे पहले सर्वर बनाने के लिए HTTP मॉड्यूल देखा था, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, पाथ नहीं, URL, ठीक है, प्रोसेस, ये 4 मॉड्यूल देखे हमने, ठीक है। अभी और बचे हैं, अभी FS बचा हुआ है, पाथ बचा हुआ है, और भी हैं डिफरेंट सिर्फ इतने ही नहीं है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह के लिए भी डिफरेंट मॉड्यूल है। अब वो बात आ जाती है कि आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़ती जा रही है वैसे वैसे वो मॉड्यूल पढ़ते रहो आप,
ठीक है, यही चलता। चलो तो अब ये है पाथ मॉड्यूल, ठीक है। रिक्वायर पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर 4 से 5 मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, ठीक है, ये, और 2 ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ देखो हमने क्या कर रखा है, जैसे कोई पाथ मॉड्यूल के लिए रिक्वेस्ट करे, लर्निंग पाथ मॉड्यूल, ठीक है। ये 2 चीजें दिख रही हैं, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम है, dir मीन्स डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहा है, डायरेक्टरी मतलब ये वाला देखो कौन से फोल्डर से ये चला है, ये जो कोड है dir नेम कौन से फोल्डर से चला है, ये देख रहे हो, हाँ। और कौन सी फाइल से चला है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, ठीक है। तो करंटली एग्जीक्यूटिंग फाइल का आपको अगर पाथ चाहिए हो या फोल्डर का पाथ चाहिए हो, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम गेट से उसे फोल्डर को ले लिया करो, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम से फाइल, ठीक है। ज्यादातर हमें dir वाले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब ये मान लो एक पाथ है, मान लेते हैं, ठीक है, एक पाथ है। हमने बोला पाथ डॉट बेस नेम, क्या है बेस नेम, लास्ट में इंडेक्स डॉट जेएस है, लास्ट में पाथ के, ठीक है। फिर पाथ डॉट dir नेम, डायरेक्टरी नेम, ठीक है। पाथ डॉट ext नेम एक्सटेंशन, पाथ डॉट इज एब्सोल्यूट, पाथ 2 तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब जहां पे आप हो अभी जिस फाइल में वहां से देख रहे हो आप, और एब्सोल्यूट आप रूट से देख रहे हो, ठीक है। एक मिनट, रिलेटिव का मतलब जहां पे हो, सॉरी जहां पे हो वहां से देख रहे हो, और एब्सोल्यूट रूट से एकदम। अब रूट कुछ भी हो, चाहे आपकी डायरेक्टरी हो या चाहे जो, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ था, क्या ये एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है। तो जरा देखो क्या लिखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा पाथ लगाया होगा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सब क्या होता है, रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव, क्योंकि आप जहां पे हो जिस फाइल में वहां से आप उसकी पाथ का वो लगा रहे हो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में दिक्कत मतलब डिफरेंस क्या है, ये तो चलो ठीक है, बेस्ट कौन सा है दोनों में से? अगर कोई बाहर से कोई चीज लेके आनी है तो एब्सोल्यूट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। और सेम प्रोजेक्ट के अंदर अगर है तो रिलेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एब्सोल्यूट वाले जो पाथ होते हैं, मान लो आपका फोल्डर है, ठीक है, मेरा ये फोल्डर है,
मैंने अभी मान लो यहाँ पे इस वाली फाइल का रेफरेंस दे दिया, इसका पाथ दे दिया एब्सोल्यूट वाला, ठीक है। और अभी ये किस में रखा हुआ है, कौन से फोल्डर में रखा है, ये डी ड्राइव के अंदर कंटेंट 2026 और ये मार्च वगैरह में रखा हुआ है। अगर इसी को उठा के मैं मार्च की जगह अप्रैल में लेके चला जाऊँ और एब्सोल्यूट पाथ दे रखा है, तो ब्रेक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये दिक्कत होती है एब्सोल्यूट में। और यही चीज़ अगर रिलेटिव दे रखा होता तो फिक्स यहीं से उठाता। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वगैरह बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया करो, जब कुछ चीज़ एक्सटर्नल ला रहे हो तब, ठीक है। तो यही चीज़ है, फुल पाथ फ्रॉम रूट, पाथ रिलेटिव टू करंट डायरेक्टरी, ये एग्जांपल दे रखा है। पोर्टेबिलिटी, ब्रेक्स इफ मूव, वर्क्स विद इन प्रोजेक्ट। सिस्टम वाइड फाइल जब लानी है, मतलब बाहर से कहीं पे से भी, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल जो उस प्रोजेक्ट में है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो पाथ होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। अगर लिनक्स है, मैक है, उसमें अलग है, और विंडोज है तो उसमें अलग है। लिनक्स मैक में देखो कैसा होता है, फॉरवर्ड स्लैश होम, फिर उसके बाद यूजर, जो ये आपका प्रोजेक्ट है या फोल्डर है उसका नाम, ठीक है। लेकिन विंडोज में क्या होता है, सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ऐसे होता है, ठीक है। और जो आपका लिनक्स और मैक है उसमें चलता है फॉरवर्ड स्लैश, डिवाइड वाला सिंबल, और जो विंडोज है उसमें चलता है बैक स्लैश, और बैक स्लैश ज़्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। विंडो वाले तो हैं ही शुरू से, ठीक है। अब वो वर्ड बोल नहीं सकता क्लास के बीच में, छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं ही ऐसे, ठीक है। सो वो जो बैक स्लैश यूज़ करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, बैक स्लैश से क्या हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं या नहीं होते? होते। तो किसी स्ट्रिंग में अगर किसी ने, आदमी ने बैक स्लैश दिया तो उसे तो एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट करेगा, तब तो काम खराब हो जाएगा। 2 बार बैक स्लैश देके तब करना पड़ेगा। यही चीज अगर लिनक्स और मैक में होती है, हाँ, फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश से एस्केप सीक्वेंस होते ही नहीं है, बताओ, ठीक है। तो इतना घटिया ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ठीक है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, विंडो में तो फ्लॉ ढूंढने निकलोगे तो इतने हैं कि पूछो मत। मैं, ये मेरा लैपटॉप है नहीं, ये है ऑफिस का, ठीक है। मैं लिनक्स ही यूज़ करता हूँ, मैं अपने वाले में उबंटू, ठीक है। ये ऑफिस का लैपटॉप है, मेरा नहीं है, ठीक है। पहले मैं भी विंडोज़ और लिनक्स दोनों को डुअल बूट में चलाता था, फिर उबंटू पे ही शिफ्ट मार दिया उसे। हर केस में बढ़िया है, चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो, अपडेट के मामले में हो, सब में। हेलो, हाँ, मैंने बोला था उसमें से एटीएम में से पैसे निकाल के टेस्ट कर लियो एक बार, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। टेस्ट करके उसी से हिसाब से दे दे, ठीक, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतने मीम बने कि पूछो मत।
on. So you guys almost ready to take off? अभी विंडो अपडेट होगा, अपडेट क्रैश बहुत छोड़ो। आप बंद नहीं कर सकते अपडेट किसी भी तरीके से, बंद करने नहीं देता, आप कितना भी कर लो। ठीक है, विंडो अपडेट। अब इन लोगों ने शायद ये भी हटा दिया होगा, इस सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जब ज़रूरत पड़ती होगी बार बार स्टार्ट कर लेते होंगे अपने आप। यही सारी चीज़ें। अब नया वो ला रहा है, विंडो कुछ ला रहा है, ठीक है, आपको अपडेट तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना होगा। ठीक है, नया वो ला रहा है विंडो 11 में, आ जाएगा कुछ समय में। चलो, तो ये चीज़ है। फिर अगला पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, जब भी आपको कोई पाथ बनाना है, ठीक है, कोई पाथ बनाना है तो आप पाथ डॉट ज्वाइन लगा के वो पाथ बना सकते हो। जैसे ई फाइल्स हेलो डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ देखो ई ड्राइव फाइल्स के अंदर हेलो डॉट टीएक्सटी। अभी क्या मैंने इसको बोला था विंडोज़ के हिसाब से बनाओ या लिनक्स के हिसाब से बनाओ? नहीं, इसने सिस्टम को ट्रैक करके उसके हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो अपने आप ये देख के आपको न्यू पाथ बना के दे देगा। ठीक है, और फ्यूचर में हम उसी पाथ पे कोई ना कोई काम करेंगे। जैसे कि ये देखो, हम यहाँ पे खुद के पाथ बना रहे हैं, पाथ डॉट ज्वाइन __ dir नेम। ठीक है, तो क्या पाथ बना रहा है जरा ध्यान से देखो, ये हमारी डायरेक्टरी है डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल का नाम यूजर्स डॉट, ऐसे ही db डॉट डॉट मतलब एक फोल्डर पीछे। ठीक है, एक फोल्डर पीछे। अगला पाथ डॉट नॉर्मलाइज। ठीक है, पाथ को नॉर्मलाइज करने के लिए जरा ध्यान से देखो, फिर पाथ डॉट पार्स, पूरे पाथ को पार्स करके रूट डायरेक्टरी बेस एक्सटेंशन और नेम। फॉर्मेट पाथ डॉट रिलेटिव, अगर आपको रिलेटिव पाथ गेट करना है, ठीक है, आप अभी यहाँ पे हो और आपको जाना है कहाँ पे, ड्यूकेट में, तो क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फोल्डर का नाम ये .// करके भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर पाथ डॉट सेपरेटर, अभी हम विंडोज में, तो विंडोज में क्या होगा, _ होगा। ठीक है, और अगर लिनक्स है तो वो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड वाला। ठीक है, इसमें गलत क्यों लिखा है? ठीक है, बैकवर्ड वाला, उल्टा वाला, ये देखो क्या है,
ठीक है, क्योंकि हम विंडोज में। फिर अगला सेपरेटर, ठीक है, जब भी मल्टीपल चीजें हमें सेपरेट करनी होती है तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं विंडोज में, ठीक है, और उसमें कॉलन लिनक्स और मैक में क्या लगा रखा है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? समझो आप फाइल एक्सेस करने क्या है, नीचे साइड उसमें कमेंट कर सब लोग डाला है, कहना क्या था तो समझ नहीं आया। छोड़ो जो भी है, डाउट है क्या है वो, ठीक है। फिर अगला टू नेम स्पेस, ये चीज सिर्फ विंडोज में होती है, ठीक है। फिर अगला, अगर विंडोज के अकॉर्डिंग पाथ बनाना है तो क्या यूज करना है, पाथ डॉट win32 डॉट ज्वाइन। अगर लिनक्स वगैरह के अकॉर्डिंग बनाना है तो फिर पाथ डॉट POSIX डॉट ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग सिस्टम के लिए भी पाथ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यह है पाथ मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी तक आई थिंक हमने 5 मॉड्यूल पढ़े हैं, ठीक है। तो अगला मॉड्यूल क्या होगा, FS फाइल सिस्टम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको मंडे को पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो कोड दे रखा है, चाहो तो पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है। एक बार ट्राई करना खुद से, नहीं होगा तो बताना मेरे को, मंडे को फिर करते हैं, ठीक है। चलिए।